बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने चैप्टर लेटेस्ट वाइब्रेशंस का जो है एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डायनामिक्स ऑफ डाई एटॉमिक लीनियर चेन ऑफ एटम्स। हमने देखना है कि डाई एटॉमिक लीनियर चेन ऑफ एटम क्या है और उसकी लेटेस्ट वाइब्रेशंस जो हैं वो किस तरह की हैं, उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसकी डिस्कशन से पहले हम अपनी नज़र अपने प्रीवियस लेक्चर पर डालेंगे जिसमें हमने मोनो एटॉमिक चेन ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा था। हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास n एटम्स की एक मोनो एटॉमिक चेन है जिसमें तमाम एटम जो हैं वो एक ही तरह के हैं। एटम्स को हमने कहा था, मॉडल ऐसे किया था कि उनके दरमियान जो है वो स्प्रिंग अटैच हो जिसका फोर्स कांस्टेंट जो है उसको हमने k से रिप्रेजेंट किया था। तमाम की मैसेज आपको सेम नज़र आ रही थी और इससे हमने इनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था और उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टराइजेशन की थी जिससे हमें पता चला था किस किस फ्रीक्वेंसी पे लेटेस्ट वाइब्रेशन हो सकती है और उसमें वेरिएशन जो है वो के स्पेस में किस तरह से होगी, यानी कि हमने उसकी डिस्पर्शन कर्व का एनालिसिस किया था, उसकी सिमेट्री को देखा था। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखा था, लॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे उसका क्या रिस्पांस होगा उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो अब हम अपनी डिस्कशन को डाई एटॉमिक चेन पर लेके जाते हैं जिसमें दो डिफरेंट तरह के एटम्स हमारे पास होंगे। एक का मैथ जो है अगर कैपिटल एम होगा तो दूसरे का मैथ जो है उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली एटम अरेंज हैं कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम। जैसे यहाँ पिक्चर में अगर आप देखें तो इसको ये जो हॉलो सर्कल है इसको हमने स्मॉल एम से और ये डॉट जो है इसको हमने कैपिटल एम से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और कैपिटल एम की जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मैस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल एम। दोनों तरह के जो एटम्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो n है, तो टोटल आपके पास 2n एटम्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो a ही है जिसे आप लेटेस्ट पैरामीटर भी कह सकते हैं। अगेन जो डायटोमिक वन डायमेंशनल चेन है दैट इज वन डायमेंशनल एनालॉजी ऑफ NaCl। NaCl में सोडियम और क्लोराइड के आयन जो है वो अल्टरनेटिवली प्लेस होते हैं, उनका मैस जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर उसकी वन डायमेंशनल चेन ले ली जाए तो वो डायरेक्ट हमारी वन डायमेंशनल डायटोमिक चेन की तरह की ही होगी। ठीक है, सो फॉर कन्वीनियंस हमने ये अज्यूम किया है कि जो एटम आपके इवन नंबर्ड हैं वो कैपिटल एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ऑड नंबर्स हैं वो स्मॉल एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही वजह है कि 2n जो है ये कैपिटल एम है, 2n+1 जो है ये स्मॉल एम है, 2n+2 ये फिर इवन नंबर है तो ये मैस कैपिटल एम है और 2n+3 जो है ये ऑड नंबर है तो इसलिए इसकी मैस जो है वो स्मॉल एम है। ठीक है, सो कन्वीनियंस ताकि इजीली उसको ट्रीट किया जा सके अल्टरनेटिव एटम्स को, चूँकि आपने डिफरेंट मैस देना है तो ऑड और इवन एक दूसरे के अल्टरनेटिवली प्लेस्ड होते हैं। तो हमने क्या अज्यूम किया कि इवन नंबर्स पे आपके पास कैपिटल एम मैस वाले एटम हैं और ऑड नंबर पे आपके पास स्मॉल एम मैस वाले एटम्स हैं। ये टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास 2n है। ठीक है, सो n एक कैटेगरी के हैं आपके पास और n जो है वो दूसरी कैटेगरी के हैं, तो टोटल मिला के आपके पास n पेयर हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम के। ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कपल्ड हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इनके दरमियान स्प्रिंग कांस्टेंट आपने डिस्क्राइब किया, मॉडल किया इसको बिल्कुल उसी तरह जैसे मोनोटॉमिक को किया था। सो स्प्रिंग का कांस्टेंट जो है उसको आपने k से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, या इसको आप फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ये टॉप पोजीशन जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब आप एटम्स को डिस्प्लेस नहीं करते, और ये जो बॉटम पोजीशन है इसमें आपने ये 2nth एटम जो है इसको आपने डिस्प्लेस करवाया है, जिसकी वजह से इसके जो सराउंडिंग के एटम्स हैं वो भी डिस्प्लेस होंगे। इनके डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे। बेसिक कंसेप्ट वही है जो हमने मोनो एटॉमिक के केस में यूज़ किया था, लेकिन इसके केस में चूंकि आपके पास दो डिफरेंट मैस के एटम हैं तो दो डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेगी।
जो इन दोनों एटम्स को इंडिविजुअली डिस्क्राइब करेंगी। ठीक है, तो आगे चल के हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशंस इनकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकती हैं। सो फॉर मैस कैपिटल एम अलग से इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, और फॉर मैस स्मॉल एम, क्योंकि दोनों की मैस डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दोनों की जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स है वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, सो दैट इज द रीजन फॉर मैस कैपिटल एम आपने ये इक्वेशन लिखी है। बिल्कुल कंसेप्ट आपने वही यूज करना है जो कि मोनो एटॉमिक के केस का था। ठीक है, सो ये वो सेंट्रल एटम है, बिल्कुल उसमें यू एन था, 2 UN था ये सेंटर में। ठीक है, और यहाँ पे n+1 था और यहाँ पे n-1 था। सो चूंकि यहाँ n इज रिप्लेस्ड बाय 2n सिंपली, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाती है। और दूसरे केस में आप उससे प्रीवियस एटम को ले रहे हैं, फॉर मैस स्मॉल एम। सो प्रीवियस एटम आड एटम है, n-1 2n-1 एटम जो है, ये देखें ये आपका 2n एटम है और ये आपके पास 2n-1 एटम है। ठीक है, सो इसकी स्मॉल m है मैस और इसकी कैपिटल M मैस है। सो 2n के लिए तो आप इक्वेशन जो है वो लिख चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 आपने उसको नाम दिया फॉर मैस स्मॉल m, सो md² u 2n-1/dt स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ma बेसिकली आपने ये कंसेप्ट लिया है, इज इक्वल टू k इंटू, ये देखें 2n-1 सेंटर में, उससे जो आगे वाला है वो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी, ये 2n, और उससे प्रीवियस वैल्यू जो है 2n-2 जो है वो आप लास्ट में लिखेंगे। सो ये बिल्कुल जिस मोनोटॉमिक के केस में आपने 3 एटम्स को कंसीडर करके ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह 3 एटम्स, एक वो जिसको आप स्टडी कर रहे हैं और 2 एक उसके लेफ्ट वाला और एक उसके राइट वाला, उनको स्टडी करके आप ये इक्वेशन जो है वो हुक्स लॉ बेसिकली F = kx आपने अप्लाई किया है। सो ये 2 इक्वेशंस बनी, और मैस कैपिटल M के लिए इक्वेशन नंबर 1 और स्मॉल m के लिए इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इन दोनों का सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल उसी तरह का होगा जैसे मोनोटॉमिक के केस में हमने निकाला था। ठीक है, सो अगर इन डिफरेंशियल इक्वेशंस चूंकि 2 हैं तो दोनों को सॉल्व करें तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे। एक आपके पास आया u2n फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n ka माइनस ओमेगा t, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर आप इक्वेशन 4 को देखें तो ये इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, u2n-1। ये देखें यहाँ पे u2n-1 है, सो u2n-1 इज इक्वल टू b एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n-1 ka। पहले मोनोटॉमिक के केस में यहाँ पे आपने जस्ट n यूज किया था, जहाँ पे 2n है वहाँ पे n इज रिप्लेस्ड बाय 2n, जहाँ पे 2n-1 है वहाँ n इज रिप्लेस्ड बाय 2n-1 ka माइनस ओमेगा t। ठीक है, सो इसी एनालॉजी को यूज करके बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में पड़े बगैर आप आसानी से जो है वो इक्वेशंस भी लिख सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी ड्रा कर सकते हैं। सो ये 4 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन इक्वेशंस को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 के साथ इजीली सेटिस्फाई किया जा सकता है। आई वांट टू मेक अ करेक्शन, दिस इज डायटोमिक। ओके, सो हमने इक्वेशन 3 ली और उससे इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो इक्वेशन 1 में आपको चाहिए d² u2n/dt² ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो आपने पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, du2n/dt, दैट इज माइनस आयोटा ओमेगा a एक्सपोनेंशियल दिस। ठीक है, आप टाइम के हिसाब से चूंकि डेरिवेटिव लेंगे तो इसका एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज वही आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल की पावर का फिर डेरिवेटिव लेंगे वो बनेगा माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, सो माइनस आयोटा ओमेगा साथ में इजाफी आ गया, बाकी चीज़ें एज इट इज है। फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, सो माइनस फिर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n ka माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे आप जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 के बराबर होती है, सो यू गेट
माइनस ओमेगा स्क्वायर u2n, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू रिपीट हुई है, a एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n के माइनस ओमेगा टी, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, ये देखें इस इक्वेशन में। तो इस सारी की जगह आपने दोबारा से u2n की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब u2n और u2n माइनस 1 लेने हैं आपने, ये डेरिवेटिव जो आपने लिया है ये लेना है, और इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये आपने डेरिवेटिव लिया, m एज इट इज मौजूद था, माइनस साइन पहले से मौजूद था, माइनस साइन ये यहाँ से आया है, ये देखें डेरिवेटिव से, माइनस ओमेगा स्क्वायर u2n, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये u2n है आपका, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इज इक्वल टू k, ठीक है, ये था 2n प्लस 1, ठीक है। सो आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है 2n प्लस 1 निकालने के लिए, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ पे प्लस लिख देंगे, b एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n प्लस 1 के इक्वेशन 4 यूज़ करनी है, ठीक है। सो इक्वेशन 4 यूज़ करके आपने u2n प्लस 1 की वैल्यू ये लिख दी, b एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n प्लस 1 के माइनस ओमेगा टी माइनस 2u2n, ये एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 3 से लिख दिया हमने, ये टॉप पे मौजूद है, ठीक है, ये सेकंड टर्म बन गई ब्रैकेट में, और ये थर्ड टर्म है u2n माइनस 1। सो u2n माइनस 1 की वैल्यू पहले से हमारे पास मौजूद है, इक्वेशन नंबर 4 आपको डायरेक्टली u2n माइनस 1 की वैल्यू जो है वो देगी जी। तो हमने क्या किया कि एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो कि सब में मौजूद है, इसमें से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये टर्म जो आपके पास लेफ्ट साइड में मौजूद है, या आप इसको कह लें कि हमने इसके साथ जो है वो डिवाइड कर दिया, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं इनको आप सेपरेट कर लेंगे। तो पहली टर्म बनेगी 2n के ए, दूसरी बनेगी एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए, और यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा 2n के ए माइनस के ए, दूसरी टर्म बनेगी माइनस के ए एक्सपोनेंशियल के साथ, ठीक है। सो दो बार अलग अलग से एक्सपोनेंशियल लिख देंगे, तो इस टर्म को आप अलग निकालें, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के यहाँ से अलग निकाल लें, और फर्स्ट टर्म से एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के को अलग निकाल लें, ये देखें, ठीक है। सो बाकी तो सारी वैल्यू सेम है, तो आपने एक्सपोनेंशियल आयोटा 2n के माइनस ओमेगा टी से डिवाइड कर दिया, सो यहाँ बच गया माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ पे के b एक्सपोनेंशियल आयोटा के, यहाँ से एज इट इज कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच गया एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के, ठीक है। अब आपने कोफिशिएंट्स सेपरेट कर लेने हैं, a वाली टर्म्स को एक साइड पे ले गए हम, b वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे ले गए और सिंपल सी ये कैलकुलेशन है, इससे आपने ये इक्वेशन 5 जो है थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके ये इक्वेशन 5 जो है वो हमने बना ली। सो जो बनी 2k, ये देखें ये a का कोफिशिएंट है, और ये b साइड पे आके जो है वो माइनस हो जाएगा, 2k cos के a, ये b इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये आपके पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल m के लिए भी सारी की सारी कैलकुलेशन को अगर रिपीट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा -2 cos के a के साथ, ये इंटरचेंज हो जाएंगे बेसिकली कोफिशिएंट्स, ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी, बट कैपिटल M इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल m इंटू b इज इक्वल टू 0। से ये दो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको दो कोफिशिएंट a और b की वैल्यू अगर रिक्वायर्ड हो तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इन इक्वेशंस का अगर डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 के बराबर आता है इनके कोफिशिएंट्स का, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ किया है, ये पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं और ये दूसरी इक्वेशंस के कोफिशिएंट हैं। आप देखें इक्वेशंस को देखें और डिटर्मिनेंट को देखें। ये सबसे पहले आपने ये वैल्यू लिखी है ब्रैकेट में जो मौजूद, a का कोफिशिएंट फिर b का कोफिशिएंट इक्वेशन 5 से, और दूसरी रो में आपने पहले a का कोफिशिएंट लिखा है फिर b का कोफिशिएंट लिखा है, लाइक तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है सिंपल, आप इसको खुद से करेंगे तो आप इसको इजीली पिक कर सकते हैं।
अब डिटर्मिनेंट लेना आपको पता है, आप पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, एग्जैक्टली वही किया, ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया हमने, और ये लास्ट टर्म जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये देखें 4k स्क्वायर cos स्क्वायर के, ठीक है। तो ये दोनों टर्म जो हैं वो, जिसमें एक में कैपिटल M है एक में स्मॉल m है, इनको आपने इकट्ठा कर दिया, 2k ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया ब्रैकेट में m प्लस m। जी हाँ, ये ओमेगा पावर 4 वाली टर्म है, सो ये आपका x स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म है, ये आपका जो है x है, ठीक है। ये x स्क्वायर, ये x वाली टर्म है, और ये 4k स्क्वायर, और ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये आपका c के बराबर है। ये देखें a x स्क्वायर, यहाँ से आपके पास a आ जाएगा, a का कोफिशिएंट, इस ये वाला है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, या ओमेगा पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, ठीक है। ये फिर आपके पास x का कोफिशिएंट यानी ओमेगा स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा, और बाकी जो भी वैल्यूज बचेंगी वो आपकी c होंगी। इन वैल्यूज को लें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर पुट कर दें तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू आएगी, और x हमारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। काफ़ी सारी कैलकुलेशन है और उसका मैं फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी विद प्लस माइनस साइन ओवर देयर, ठीक है। सो के की वैल्यू के साथ ओमेगा की वैल्यू ने वेरी करना है, राइट। अब ये इक्वेशन जो है ये इससे दो इक्वेशन बनाई जा सकती हैं। एक जब के के साथ जो साइन है यहाँ पे कैपिटल के के साथ ये प्लस का हो, और दूसरी सूरत जब ये माइनस साइन हो, ठीक है। सो जो लोअर पार्ट इसका बनता है विद नेगेटिव साइन, हम उसको कहते हैं कि ये लोअर पार्ट है, उसको जब डिस्पर्शन कर्व को ड्रा करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि अकॉस्टिक ब्रांच है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ इन कंपैरिजन होती है, उस रेंज में पाई जाती है, और जो उसका अपर पार्ट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो ऑप्टिकल रीजन में, ऑप्टिकल रीजन जिसमें विजिबल लाइट आ जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से कंपेरेबल फ्रीक्वेंसी होगी अपर पार्ट की, जब आप पॉजिटिव साइन जो है वो यूज़ करेंगे, और उसका नाम होगा ऑप्टिकल ब्रांच। तो इसकी डिस्पर्शन कर्व के दो हिस्से होंगे, एक नेगेटिव साइन के लिए जिसे हम अकॉस्टिक ब्रांच कहेंगे, और दूसरा पॉजिटिव साइन के लिए जिसको हम ऑप्टिकल ब्रांच कहेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी अकॉस्टिक ब्रांच की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये हम डिस्पर्शन कर्व में देख भी सकते हैं। ये आपके पास जो है वो लोअर पार्ट की इक्वेशन बन गई विद माइनस साइन, और ये अपर पार्ट की विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट है, दिस वन, दिस इज अपर पार्ट, ये इसको की ऑप्टिकल ब्रांच है, और ये जो लोअर पार्ट है यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे ये जो लोअर पार्ट है ये अकॉस्टिक ब्रांच है, ठीक है। सो ये बैंड्स बनेंगे, और इसके दरमियान ये जो रीजन है यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। ये देखें, ये गैप है दोनों ब्रांचेस के दरमियान, अकॉस्टिक और ऑप्टिकल ब्रांचेस के दरमियान ये फ्रीक्वेंसी में गैप नज़र आ रहा है आपको एट द बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट जोन, ठीक है। सो इस गैप को आप फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इन पे हमारा डायटोमिक लेटस जो है वो वाइब्रेट नहीं कर सकता। सो दो रेंज हैं, या अकॉस्टिक रेंज में करेगा या ऑप्टिकल रेंज में वाइब्रेट करेगा। इंटरमीडिएट जो ये आपके पास रेंज है ये फॉरबिडन है, ठीक है। सो इस रेंज पे लेटेस्ट जो है वो वेव को ट्रांसमिट नहीं करेगा, या इस रेंज की फ्रीक्वेंसी पे जो हमारे डायटोमिक लेटेस्ट के एटम्स हैं वो वाइब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चल के इसकी ये जो कैलकुलेशन की हुई है इसकी तरफ भी आएंगे कि अकॉस्टिकल ब्रांच की लिमिट्स क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है। इसी तरह ऑप्टिकल ब्रांच की मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, और किस तरह से बैंड की वेरिएशंस को आप ड्रा कर सकते हैं। अगर आप इन इक्वेशंस को देखें तो दोनों की दोनों इक्वेशन जो हैं ये साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रही हैं। इसमें ये वाली जो टर्म है ये साइनोसाइडल फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, और इसी की वेरिएशन के साथ आप देखेंगे कि हमें सारी वेरिएशंस जो हैं वो नज़र आएंगी।
एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि फर्स्ट जोन जो है डायटोमिक के केस में वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री -π/a से +π/a तक नहीं है, -π/2a यानी उसका आधा, -π/2a से लेके +π/2a तक है। सो फर्स्ट जोन डायटोमिक के केस में वो कंप्रेस्ड है, वो रिड्यूस्ड है, ठीक है। और इसकी बाउंड्री जोन की बाउंड्री -π/2a से शुरू होती है और +π/2a तक जाती है। और दरमियान का रीजन जो है, लोअर रीजन जो है, ये आपकी अकॉस्टिक ब्रांच है, अपर पार्ट जो है आपका ऑप्टिकल ब्रांच है, और दरमियान का रीजन जो है ये फॉरबिडन है, हमारे पास फॉरबिडन ब्रांच भी कह सकते हैं। अब अकॉस्टिक ब्रांच को जो है वो हम डिटेल में दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो लोअर पार्ट के लिए ये इक्वेशन है अकॉस्टिक ब्रांच की, ठीक है। जब k 0 को अप्रोच करेगा सो लिमिट लगा देंगे ओमेगा माइनस के ऊपर, तो ओमेगा माइनस भी 0 को अप्रोच करेगा। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह क्लियर है, आप देखें, आपने ये वैल्यू पुट की है इसमें। ओमेगा माइनस की वैल्यू जो है बहुत छोटी हो जाएगी जब k जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो ठीक है। अगर आप ये देखें साइन k 0 को अप्रोच करेगा तो ये साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 होगा तो ये टर्म सारी की सारी आप जो एज्यूम करें कि 0 को अप्रोच करेगी, ये टर्म अगर 0 को अप्रोच करेगी तो ये सारी टर्म पॉजिटिव के साथ है और ये सारी टर्म नेगेटिव के साथ है। सो इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। सो इनिशियली जब k 0 है तो आप देखें अकॉस्टिक ब्रांच जो है वो 0 से शुरू होती है और आगे आगे उसकी वेरिएशन इनिशियली लीनियर है, आगे आगे उसकी वैल्यू जो है इनिशियली इंक्रीज होती है लीनियरली, फिर साइनोसाइडली वेरी करते हुए डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि ये इस मैक्सिमम वैल्यू सेचुरेशन पर पहुँचती है, ठीक है। और इसकी ये सेचुरेशन पे जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2k/m स्क्वायर रूट। और ये हमने कैसे निकाली है? ये तो इसकी जनरल फ्रीक्वेंसी रेंज है और ये पीक वैल्यू आपने कैसे निकाली है उसकी कैलकुलेशन ये आपके पास मौजूद है। फेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा ओवर k, ये k से डिवाइड कर दिया लिमिटिंग केस के साथ, ये v के बराबर आ जाएगी। इसी तरह ग्रुप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, d ओमेगा बाई डी के, ठीक है। सिंपली आपने ये जो लास्ट में कैलकुलेशन करके ओमेगा माइनस निकाला था k 2k डिवाइडेड बाय m प्लस m स्क्वायर रूट। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दो तरह के हैं, कैपिटल भी है और स्मॉल भी है। कैपिटल के स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं और स्मॉल के जो है ये आप जो है ये वेव के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल के जो है ये वेव वेक्टर है हमारा, सो ये हमें वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताने के लिए है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना और ये जहन में रखना है कौन सा। तो जब इसको k से डिवाइड करेंगे तो ये देखें यहाँ से k ख़त्म हो जाएगा और जब इसका k के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो वो k भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फेज और ग्रुप वेलोसिटी दोनों एक ही जैसी हैं इस केस में, और साउंड की स्पीड से जो है वो आपकी फेज और ग्रुप वेलोसिटी आपको मिलेंगी। इसका मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी लो है और वेवलेंथ सफिशिएंटली लार्ज है, ठीक है। अब केस लेते हैं जब k इंक्रीज करता है, ठीक है। सो अकॉस्टिक ब्रांच में कर्व रेज करती है ऑलमोस्ट लीनियरली और फाइनली जाके वो डिक्रीज करती है, ठीक है। सो बाउंड्री पे देखते हैं फर्स्ट जोन की जो बाउंड्री है आपकी, ठीक है। तो इस केस में जोन की बाउंड्री है जब k a की वैल्यू जो है वो +-π/2 के बराबर हो या k की वैल्यू जो है वो +-π/2a के बराबर हो। सो अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दें k की जगह पे +π/a या -π/a, सो ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें तो आसानी से इसको आप इस रिलेशन में डिराइव कर सकते हैं, ओमेगा माइनस मैक्सिमम इज इक्वल टू 2k/m। बहुत सिंपल है, जस्ट आपने यहाँ k की वैल्यू को पुट करना है। साइन π/a या -π/a जो है वो प्लस या -1 के बराबर आएगा, उसको 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सिंपली पहले ये ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करना है और उसके बाद ये इसी तरह का रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगा। सो इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच जब यहाँ पे k के साथ प्लस साइन हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे भी दो केस हैं आपके। अगर आप k को 0 के बराबर पुट करते हैं, सो चूंकि यहाँ प्लस साइन है, k को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। सो ये दोनों वैल्यूज जो हैं अब सेम हैं, दोनों का साइन भी सेम है।
अकॉस्टिक के केस में ये था कि एक का साइन पॉजिटिव था, दूसरी का नेगेटिव था, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। अब ये दोनों ऐड अप हो जाएंगी, सो ये दोनों ऐड होंगी, सो ये आपके पास रिलेशन बनेगा ओमेगा प्लस मैक्स इज इक्वल टू 2k, ठीक है, इंटू 1 प्लस कैपिटल एम प्लस 1 ओवर स्मॉल एम स्क्वायर रूट। एज के इंक्रीज, तो अगर के इंक्रीज करता है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब फाइनली आप फर्स्ट जोन की बाउंड्री पे देखेंगे, फर्स्ट जोन की बाउंड्री पे अगेन आप के की वैल्यू को पुट करेंगे प्लस माइनस पाई ओवर 2a, तो अगेन अगर आप प्लस माइनस पाई ओवर 2a के की वैल्यू को पुट करते हैं तो बिल्कुल आपके पास जो सेम रिजल्ट आएगा जिस तरह कॉस्टिक के केस में आया था। जस्ट चेंज ये है कि डिनोमिनेटर में अब कैपिटल एम की जगह आपके पास स्मॉल एम आ गया है, ठीक है। सो ये वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि स्मॉल एम जो है इसकी मैस हमने शुरू में ये जूम किया था कि कैपिटल एम से कम है। तो इस तरह से आपके पास ये जो डिस्पर्शन कर्व है इसको आप किसी भी डायटोमिक लेटस के लिए जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों अकॉस्टिक ब्रांच की भी और ऑप्टिकल ब्रांच की भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। इसके अलावा सिमेट्री की अगर बात करें तो दोनों तरह की सिमेट्री इसमें मौजूद है। जिस तरह मोनोटोमिक के केस में हमने पढ़ा था, इसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री भी मौजूद है अगर आप विद रिस्पेक्ट टू के देखें, और इसमें मिरर सिमेट्री भी मौजूद है। सो अगर आप वाई एक्सिस जो आपकी है एट के इज इक्वल टू 0 को एज ए मिरर कंसिडर कर लें तो कर्व की दोनों साइड एक दूसरे की क्लियर कट मिरर इमेज हैं। तो इसमें फर्स्ट जोन के अंदर आपको ओमेगा की जो वेरिएशंस है उसमें मिरर सिमेट्री भी नज़र आती है और ट्रांसलेशन सिमेट्री भी नज़र आती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे है मोनोटोमिक के केस में हमने डिस्कस किया था। और लास्टली अलाउड के वैल्यूज़ कितनी है फर्स्ट जोन में, तो फर्स्ट जोन की बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट जोन की विड्थ है वो चेंज हुई है। जो मोनोटोमिक के केस में विड्थ थी वो थी माइनस पाई ओवर ए से लेके प्लस पाई ओवर ए तक, तो वो बनता था टोटल 2 पाई ओवर ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो पाई ओवर 2a है, माइनस पाई ओवर 2a से प्लस पाई ओवर 2a तक, तो ये टोटल विड्थ बनेगी पाई ओवर ए। सो रिलेशनशिप सेम यूज करना है जो मोनोटोमिक के केस में था। फर्स्ट जोन की विड्थ पाई ओवर 2 पाई ओवर ए की बजाय जस्ट पाई ओवर ए आपने यूज कर ली, और यूनिट स्पेसिंग के की जो है उसकी विड्थ अगेन फिक्स है 2 पाई बाई एल। सो इसकी रेशो ले लेंगे तो ये 2l ओवर ए, सो ये 2n के बराबर आ जाएगी। तो आपके पास टोटल नंबर जो है वो 2n ही है, ठीक है। सो के की जो अलाउड वैल्यूज होंगी, जो अलाउड मोड ऑफ वाइब्रेशंस होंगे या डिग्री ऑफ फ्रीडम आप उसको कह लें, तो वो जितने एटम हैं आपके पास उतनी ही होंगी, क्योंकि जितने एटम कपल्ड हैं उतने मोड ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशन हमारे पास हो सकते हैं। जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसकी समझ आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।